नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आज हम लोग कवर करेंगे। और आज इस अध्याय 4 का कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र का हमारा है लेक्चर नंबर 3। हम आज लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, तो लेक्चर नंबर 2 में एक जगह शब्द आया था प्रवाह या फ्लो। तो बच्चों ने कहा सर स्ट्रोक और फ्लो में जो भी डिफरेंस हो वो आप बता दीजिएगा। तो अपन ने बोला भैया बच्चों की बात बिल्कुल सराग पर है, उनकी बात माननी ही माननी पड़ेगी। तो मैं स्ट्रोक एंड फ्लो लेकर के आया। आज का जो मेन टॉपिक है वो है उपभोग एवं उपभोग फलन। ठीक है, उपभोग एवं उपभोग फलन। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले आप स्टॉक और प्रभाव को समझ लीजिए। स्टॉक को हिंदी में भंडार भी लिखा जाता है, तो भंडार लिख लीजिएगा। बाकी जनरली इंग्लिश में तो इनको स्टॉक एंड फ्लो के में यूज करा जाता है। स्टॉक और प्रवाह की अवधारणाओं का उपयोग मैक्रो अर्थशास्त्र में अक्सर किया जाता है। कुछ मैक्रो वेरिएबल स्टॉक से संबंधित है जबकि अन्य प्रवाह से संबंधित है। देखिए अब स्टॉक और प्रवाह की जो अवधारणा उनका मैक्रो अर्थशास्त्र में, मैक्रो अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में। आप चाहे मैक्रो की जगह समष्टि लिख लीजिएगा अगर आपको समस्या हो रही हो तो समष्टि अर्थशास्त्र। तो स्टॉक और प्रवाह की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक और फ्लो का, ये कहां पर यूज करा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में यूज करा जाता है। कुछ मैक्रो वेरिएबल, ठीक है, मतलब कुछ जो समष्टि से जुड़े हुए जो वेरिएबल है, जो चर है, वो स्टॉक से संबंधित है और कुछ किससे है, प्रवाह से संबंधित है, फ्लो से संबंधित है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरीज होते हैं, जो चेंजेस होते हैं। इसलिए उनके अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है ताकि चर को स्टॉक या प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। तो इसलिए अर्थ को समझना ताकि काफी जरूरी है। इसलिए जो वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम चर कहते हैं हिंदी में, उनको हम स्टॉक और प्रवाह के रूप में वर्गीकृत कर सके। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जब तक आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे काम को तीनों सेक्टर्स में बांटोगे। तो इसलिए पहले जरूरी था कि आप तीनों सेक्टर्स को समझो। फिर मैं कहूं कि बेटा डॉक्टर, तो आप कहोगे सर तृतीयक सेवा में आ रहा है। मैं कहूं कि मैं एक उद्योग में काम करता हूं, तो आप कहोगे सर आप द्वितीयक क्षेत्र में आ रहे हो। मैं कहूं कि मैं किसान हूं, ठीक है, तो आप कहोगे सर प्राथमिक क्षेत्र में आ रहे हो। तो इस प्रकार से क्या है, जब तक हमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम कैसे डिवाइड कर पाएंगे, वर्गीकृत कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर पहले स्टॉक और फ्लो का जो डिफरेंस है वो समझना होगा और फिर ही हम इनको डिवाइड कर पाएंगे। चलिए, तो भंडार या स्टॉक लिख लीजिए, प्रवाह लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्टॉक वेरिएबल से तात्पर्य वेरिएबल उस वेरिएबल से है जिसे किसी विशेष समय पर मापा जाता हो। मतलब यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उस टाइम पर मेजर करा जाएगा। जैसे हम कहें कि भारत की जनगणना 2011 में मापी गई थी कि भारत में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो एक किसी विशेष समय पर जो मापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। भैया स्टॉक का मतलब ही ये होता है ना कि हम लोग कहें, जैसे आज मान लीजिए मैं किसी अनाज बेचने वाला जो हूं, व्यापारी हूं, और आज मैं कहूं कि मेरे पास 31 दिसंबर तक 100 अनाज की बोरियां पड़ी है मेरे भंडार में, मेरे गोदाम में, तो ये मेरे पास स्टॉक है 100 अनाज की बोरियां बेचने तक का। तो स्टॉक मतलब जो चीज आपके पास इकट्ठी हो रखी है, स्टॉक है वो, और वो आप किसी विशेष समय पर ही मापोगे। रोज या उसको समय समय पर तो मापने नहीं जाओगे, एक विशेष समय पर उसको माप लिया जाता है। प्रवाह क्या होता है, फ्लो वेरिएबल से तात्पर्य उस वेरिएबल से है जिससे समय की अवधि में मापा जाता हो। मतलब ड्यूरेशन में, किसी टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में उसको माप लिया जाए, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, कभी कभार जो है उसको अवधि में, एक टाइम ड्यूरेशन में उसको मापा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं, फ्लो कहते हैं। फ्लो या प्रवाह का मतलब क्या होता है, देखिए फ्लो का मतलब होता है कंटिन्यूसली जो चीज चलती रहती है, वो फ्लो होता है। जैसे आज मैं कहूं कि भैया मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे ऑफलाइन क्लास में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हो, एक तो भैया मैंने आज 3 घंटे की लगातार क्लास ले ली, कोई बीच में रुका नहीं, सब चुपचाप बैठे अपने लगातार पढ़ाते गए। एक क्या होता है, आधी घंटे की क्लास ली, चलो बच्चों 5-10 मिनट रेस्ट लेते हैं, आप लोग भी कुछ खा लो पी लो और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या, फ्लो में नहीं था। तो फ्लो क्या है, एक प्रकार से लगातार जो चीज चलती रहती है उसको समय अवधि पे बीच बीच में उसको मेजर कर लिया जाता है। इसका कोई समय आयाम नहीं है, ठीक है, इसका कोई आयाम, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और ये एक समय आयाम है क्योंकि इसका परिमाण समय की अवधि में मापा जाता है। तो उस समय में वो कितना था, उस समय की अवधि में, उस ड्यूरेशन में मापा जाएगा, इसलिए इसका क्या है, एक आयाम है, डायमेंशन है।
ये एक स्थिर अवधारणा है, स्टैटिक है, स्थिर है, ठीक है। हमने एक समय में उसको माप दिया कि साहब ऐसा था, बस स्थिर है वो, उसमें चेंजेस नहीं है। ये गतिशील है, अवधारणा है, डायनेमिक है, इसमें चेंजेस होते हुए हमें नजर आएंगे। उदाहरण देखो, 31 मार्च 2018 को भारत की जनसंख्या, स्टॉक एक बार मान लिया, दिल्ली में मारुति कारों की कुल संख्या कितनी है, यह हो गया। मुद्रा आपूर्ति, प्रचलन में धन, मतलब मुद्रा आपूर्ति क्या होती है। अब आपने मुद्रा और बैंकिंग पढ़ा है, मनी सप्लाई, आप सभी को पता है कि मुद्रा आपूर्ति क्या होती है। एक समय पर जो अर्थव्यवस्था में जितना मुद्रा, जितना धन छोड़ा हुआ होता है, उसको मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। भंडारित गेहूं की मात्रा, अब एक समय में आपके पास कितना भंडार है गेहूं का, वो स्टॉक में आ जाएगा। ये देखो 2018 के दौरान जन्मों की संख्या, ध्यान से सुनना, वहां पर 2018 तक की जनगणना बताइए। 2018 के दौरान मतलब पूरे साल में कितने जन्म हुए हैं, ये एक अवधि में कि 2018 के पूरे साल में मापा गया है। जनवरी 2019 के दौरान निर्मित मारुति कारें, जनवरी 2019 के दौरान मतलब 2019 की जनवरी में कितनी कारें बनी हैं। यहां पे एक, भाई आप 1 जनवरी को देख रहे हो 20 कार बनी है, 2 जनवरी को देखा 30 बन गई, 50 हो गई टोटल। तो ये क्या हो गया, गतिशील हो गया, चेंज हो गया। यहां पे स्थिर है, बार बार में नहीं मापा जा रहा। धन का व्यय या लेन देन, तो धन कितना खर्च हो रहा है, ये हो गया। उत्पादित गेहूं की मात्रा, अब उत्पादन कितना होता जा रहा है, वो फ्लो में आ जाएगा। तो ये बच्चों, ये भंडार है और ये प्रवाह है, स्टॉक और फ्लो। ज्यादा आप लोगों को इसके डिटेल में नहीं जाना, जो बेसिक था आप लोगों ने डिमांड करी थी, मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। ओके, अब हम हमारे जो मेन टॉपिक है, उस मेन टॉपिक पर, आज के मेन टॉपिक पर चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक आज है बच्चों उपभोग एवं उपभोग फलन। कौन सा है, उपभोग एवं उपभोग फलन, जिसको हम लोग कह रहे हैं कंजप्शन एंड कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन एंड कंजप्शन फंक्शन, उपभोग और उपभोग फलन। आज ही हम इन पर चर्चा करेंगे कि कंजप्शन क्या होता है, उपभोग क्या होता है और उपभोग फलन क्या होता है। जैसे आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है, डिमांड फंक्शन पढ़ करके आए थे, मांग फलन पढ़ करके आए थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पे उपभोग फलन पढ़ेंगे। एक बात को बड़े ध्यान से समझना कि हमारे पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है, वो मांग पर टिकी हुई है, वो डिमांड पर टिकी हुई है। और पूरी अर्थव्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी मांग आ जाएगी, समग्र मांग आ जाएगी, एग्रीगेट जो डिमांड है वो आ जाएगी, समग्र मांग आ जाएगी। ठीक है, समग्र मांग, ये जब समग्र मांग अगर हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ रहे हैं, और जब जब रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है इसका मतलब है आय भी बढ़ रहा है। और ये बात ध्यान रखिए, जब व्यक्ति का आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो व्यक्ति अपने उपभोग को, अपने कंजप्शन को भी बढ़ाएगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आज मैं महीने के 10,000 कमाता हूं और मैं अपने खाने पीने पे 3,000 रुपए खर्च करता हूं, कल को मेरी सैलरी 20 हो जाती है, 30 हो जाती है, तो फिर मैं अपने उपभोग पे खर्चा बढ़ाऊंगा, मैं 3 की जगह 6,000 7,000 तक का खर्चा करूंगा। आप 2 प्रकार के गुड्स की मैं बात करता हूं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है, जिनके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, ठीक है, जो सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं क्या होती है, जैसे मेरी इनकम बढ़ी तो मैं उन पर और भी ज्यादा खर्चा करने लग गया। निम्न स्तरीय क्या है, जैसे मेरी इनकम बढ़ी मैंने उन पर खर्चा कम कर दिया। तो जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं अच्छी चीजों का उपभोग और करूंगा, और जब अच्छी चीजों का उपभोग करूंगा मतलब मैं ज्यादा खर्चा अपने उपभोग पर, अपने कंजप्शन पे कर रहा हूं। यहां पे 2 बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं, बड़े विशेष तौर पे ध्यान रख लेना, आंख कान सब खोल करके सुन लेना। पहली बात तो यह है कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कंजप्शन बढ़ाओगे ना। 10,000 कमा रहे हो, 3,000 खाने पीने अपने उस पे, उपभोग पे, कपड़ों पे, इन पे खर्च कर रहे हो। जब इनकम 30,000 हो जाएगी तो आप 8,000 खर्चा करोगे, 10,000 खर्चा करोगे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ चुकी है, आप बेहतर जीवन स्तर जीना चाहते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है, जिन लोगों के पास बिल्कुल इनकम का कोई भी स्रोत नहीं रहता, जीरो सोर्स ऑफ इनकम रहता, उनका इनकम 0 रुपए है, फिर भी वो उपभोग तो करेंगे। आज मुझे एक बात बताओ, जो लोग कुछ भी नहीं कमा रहे हैं वो भी तो खा तो रहे ना, कपड़े वपड़े छोड़ो, कुछ ना कुछ खा तो रहे ना। मतलब जब इनकम 0 है तब भी वो उपभोग कर रहे हैं। ऐसे उपभोग को हम स्वायत्त या स्वतंत्र उपभोग कहते हैं, इंग्लिश में हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं बेटा।
तो यहां पे दो बातें क्लियर है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, और दूसरी बात यह है जब इनकम जीरो है तब भी आप उपभोग करोगे, जिसे स्वायत्त या स्वतंत्र उपभोग कहेंगे, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये दो बातों का आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जब इनकम बढ़ रही है कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और जब इनकम जीरो है तब हम लोग कंजप्शन कुछ ना कुछ तो करेंगे, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। ये आज उपभोग का मेन ज्ञान है जो मैंने अभी आपको दिया है। अब आगे उपभोग को बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए चलो, उपभोग क्या होता है, उपभोग फलन क्या होता है, ये सब कुछ हम समझेंगे। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू आय है। उपभोग मांग, ठीक है, उपभोग मांग ऐसी डिमांड जो हम उपभोग के लिए करते हैं। मैं काफी समय से आपको एक ही बात कहता आ रहा हूं कि J.M. किन्स ने एक बात कही थी, Y = C + S। Y मतलब यहां पर इनकम है, C मतलब यहां पर क्या है, C मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो उपभोग कर रहे हैं, और S मतलब बचत। मतलब मान लीजिए मेरा 10,000 रुपए मेरी इनकम है, मैं 3,000 खर्चा कर देता हूं, तो 7,000 मेरी क्या हो गई, बचत हो गई। और ये बचत को कभी कभार आय भी दिखा देता है, इन्वेस्टमेंट भी दिखा देता है, क्योंकि जो मेरे पास पैसा बचा है मैं उसमें निवेश कर सकता हूं। मैं कहीं जमीन खरीद लूं, मैं सोना खरीद लूं, मैं बैंक में ले जाकर के पैसा डाल दूं, FD करवा दूं, कुछ भी करवा दूं, वो मैं क्या कर रहा हूं, निवेश कर रहा हूं। और निवेश वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा बचा हुआ होगा, जिसके पास नॉर्मल घरेलू जीवन में आप बात करिएगा, ठीक है ना। जो बिजनेसमैन है वो तो हमने पढ़ रखा है कि उसका तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आय से स्वतंत्र होगा, इनकम तो दूर दूर की बात छोड़ो, उसका तो वो तो लोन ले वा करके ही इन्वेस्टमेंट करेगा। पर हमारी इनकम में से जब हमारे पास पैसा बच ही नहीं रहा है तो हम निवेश करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, उपभोग मांग मतलब सी जो है, ये उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण क्या है, घरेलू आय, कि साहब हमारे पास इनकम कितनी आ रही है। सब कुछ जो डिपेंड करता है वो किस पर करता है, इनकम पर डिपेंड करता है। अगर इनकम ज्यादा है तो आपका कंजप्शन भी ज्यादा होगा, इनकम कम है तो कंजप्शन भी कम करोगे। पर यह बात भी ध्यान रखना, हम हमारे जीवन में बड़े ध्यान रखना कि जितने स्पीड से इनकम बढ़ती है उतनी स्पीड से हम कंजप्शन को नहीं बढ़ाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब आप सोचो 10,000 इनकम थी, मैं 3,000 का उपभोग पे खर्चा कर रहा हूं, मेरी इनकम 30,000 हो गई, मैं 8,000 का खर्चा कर रहा हूं। मेरी इनकम अब 50,000 हो गई, मैं 10,000 उपभोग पे खर्चा कर रहा हूं। अब देखो इनकम 30 से 50 हुई है, 20,000 बढ़ी है, और मैंने उपभोग कितना करा, 8 से 10,000, 2,000 का ही बढ़ा है। मतलब जितनी तेजी से मेरी इनकम बढ़ रही है उतनी तेजी से मैं अपना उपभोग, अपना कंजप्शन नहीं बढ़ा रहा हूं। तो इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी एज कंपैरिजन टू कंजप्शन। मतलब और ऐसा भी नहीं है कि हर बार इनकम बढ़ी तो हम हर बार उपभोग को बढ़ा देंगे। भाई आज एक बात मान लीजिए, मैं अगर 50,000, मतलब मैं नहीं, कोई व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति है वो 50,000 रुपए कमा रहा है और उसके घर में 4 लोग हैं, वो और उसकी वाइफ और 2 बच्चे उसके। मान वो 4 लोग जब 10,000 कमा रहे थे वो 5,000 का सामान खा रहे थे, वो 30,000 कमाने लग गया, वो 10,000 का सामान खा लेंगे, यूज हो जाएगा, ज्यादा तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं इनकम बढ़ती जा रही है तो भैया दुकानदार भी बोलेगा नहीं नहीं देखो दूध की थैली सबके लिए 25 रुपए की है, आप कि 10,000 थी जब मैं आपको 15 में देता था, अब आप 50,000 कमाने लगे हो, थैली का 40 रुपए दो, ऐसा तो मांगेगा नहीं। तो जितना खर्चा हो रहा था उतना ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। तो इसलिए जिस लेवल में हमारी इनकम बढ़ती है ना उस लेवल में हम कंजप्शन को नहीं बढ़ाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण जो निर्धारण है वो घरेलू आय है। हमारी जो कंजप्शन डिमांड है वो सबसे अगर ज्यादा डिपेंड करती है वो आय पर डिपेंड करती है। एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है। देखिए उपभोग फलन, बड़े ध्यान से इस शब्द को नोट करिए, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन, फंक्शन यहां पर मैं सीधी सी बात बता देता हूं, यहां पर फंक्शन का मतलब रिश्तों को दर्शाया जा रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है कि संबंध कैसा है। फंक्शन का मतलब क्या है, यहां पर संबंध कैसा है। जैसे आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा, आपने मांग फलन पढ़ा, तो आपने देखा कि एक वस्तु की मांग पर कौन कौन सी जो चीजें हैं उसको प्रभावित करती है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो मतलब वस्तु की मांग और दूसरे कारकों में संबंध कैसा है, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, संबंध बताया था बेटा, संबंध, ठीक है ना। यहां पर भी हम संबंध बता रहे हैं, किसका, आय एवं उपभोग में संबंध की व्याख्या करेंगे कि जब इनकम बढ़ रही है तो उपभोग के साथ क्या होगा, इनकम घट रही है तो उपभोग के साथ क्या होगा, उपभोग कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो ये जो संबंध है ना, यहाँ पे रिलेशनशिप दर्शाई गई है, उसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, आंख कान खोल करके सुन लीजिएगा, उपभोग फलन क्या, आय और उपभोग के संबंध की चर्चा करती है, आय और उपभोग के संबंध की व्याख्या करती है, उसको हम उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन कहते हैं।
सरलतम उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह माना जाता है उपभोग फलन के तहत कि जब हमारी आय में परिवर्तन होता है, मतलब आय में अगर चेंज होगा तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा, उपभोग में भी चेंज होगा, पर कैसा? स्थिर दर से होगा, बढ़ती हुई दर से, घटती हुई दर से नहीं, एक स्थिर दर से होगा। मेरी सैलरी 10,000 थी, मैं 2,000 खर्चा कर रहा था, आज मेरी सैलरी 30,000 हो गई, मैंने 4,000 खर्चा करा, 2,000 का बढ़ाया, ज्यादा। ऐसा नहीं कि सैलरी 20% बढ़ गई तो यहाँ पे मैं खर्चा ज्यादा कर दूं, ऐसा नहीं, स्थिर दर से हो रहा है। पर यहाँ पे बात ये कही गई है, इफ इनकम इंक्रीजेज देन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेज माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो, जीवन का सीधा सा फंडा है, हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा हम इसलिए कमाते हैं कि हमारा जीवन स्तर बेहतर हो, हम अच्छे कपड़े पहन सकें, हम हमारी जो शौक मौज की चीज़ है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। शौक मौज की चीज़ों का मतलब यहाँ पर यह है कि अच्छे जूते खरीद सकें, अच्छी घड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा जो खाने पीने में जो अच्छा होता है वो खरीद सके, गाड़ी का है तो गाड़ी खरीद सके, ये जो चीज़ है उनको, मतलब सीधे सा बात ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि हम इनकम जो कमा रहे हैं वो हम हमारे जीवन स्तर को, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसका जो जीवन स्तर है वो सुधरे, वो बेहतर हो, इसलिए व्यक्ति कमा रहा है। तो इसलिए जब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी ना तो कहीं ना कहीं कंजप्शन को भी बढ़ाएगा। पर कुछ लोग क्या होते हैं, फालतू का दिखावा भी करते हैं, वो कमाते कुछ नहीं है पर वो महंगी महंगी गाड़ियां, ठीक है, उसमें चाहे पेट्रोल 70 रुपए का डला है पर वो दिखाएंगे, वो साहब देखो हमारे पास ये, ओ ऐसा उनके पास 10 दिन के तो 10 जूते की जोड़ी होंगी, 10 कपड़े होंगे, इतना दिखावा भी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र उपभोग, स्वतंत्र उपभोग, या इसको आप लिख लीजिएगा, काफी जगह काफी किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा, स्वायत्त उपभोग, और इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन। और इसको हमेशा किससे दर्शाया जाएगा? सी बार से, ठीक है, जो ऊपर ये लगी हुई है वो बार है, मतलब स्थिर है। तो मतलब क्या कहा गया है? निसंदेह यदि आय शून्य भी हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपकी इनकम बिल्कुल जीरो है, निसंदेह मतलब डाउट नहीं है, श्योरिटी 100%, जब इनकम शून्य हो तो भी हम कुछ तो उपभोग होगा ही होगा। आज जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कमा रहा है, वो चाहे कहीं से भी मांग करके खा रहा हो, कैसे भी खा रहा हो, कैसे भी अपना पेट पाल रहा हो, वो पाल तो रहा है, उपभोग तो कर रहा है ना, कंज्यूम तो कर ही रहा है। तो जब इनकम शून्य होगी तब भी हम क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। और ऐसे उपभोग को हम क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। और किससे दर्शाते हैं माय डियर स्टूडेंट? सी बार से दर्शाते हैं, क्योंकि उपभोग की यह मात्रा आय से स्वतंत्र है, ये इनकम से स्वतंत्र है, इनकम का प्रभाव ही नहीं है इस पर, क्योंकि इनकम है ही नहीं इनकम है ही नहीं, कुछ भी नहीं कमा रहा मैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो खाऊंगा, कुछ ना कुछ तो उपभोग करूंगा ही करूंगा, चाहे मांग करके करूं, चाहे कहीं से कुछ गिरा हुआ है उसको उठा के खाए व्यक्ति, पर वो खाएगा, वो उपभोग करेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है या स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले कि स्वतंत्र उपभोग क्या होता है, स्वायत्त उपभोग क्या होता है, आपको जवाब दोनों में यही देना है। और ज्यादातर बोर्ड्स, शायद सभी बोर्ड्स में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो आप देख लीजिएगा कि ऑटोनोमस अगर कहीं पे लिखा हुआ तो ऑटोनोमस कंजप्शन आपको पता चल जाएगा। उपभोग फलन एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान आय के एक निश्चित स्तर पर, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो आय का जो स्तर है उस पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए परिवारों की इच्छा को दर्शाता है। मतलब उपभोग फलन क्या है कि जो एक आय के स्तर पर जो परिवार है उनकी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की इच्छा को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहां पर सब कुछ क्या हो रहा है? एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही। वस्तु सेवाएं खरीदने का इच्छुक मतलब पूरी इकोनॉमी में सभी जो परिवार है वो सभी वस्तु सेवाओं को खरीदने की बात कर रहा है। तो यहां पर जितनी भी पूरी आय है, मतलब मेरी आय, आपकी आय, सबकी आय, तो सबकी आय जब आप मिला लोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कह देंगे। वो पूरी राष्ट्र की आय हो गई। तो राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय पर वस्तुओं और सेवाओं को अपने परिवारों की इच्छा को दर्शाता है कि वो कितने खरीदना चाहते हैं।
ये किसी अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग स्तर को भी दर्शाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के जो विभिन्न स्तर है उस पर उपभोग स्तर को दर्शाता है कि साहब मेरी इनकम इतनी है तो मैं इतना उपभोग करता हूं, हमारी अर्थव्यवस्था की इनकम इतनी है हम इस लेवल का उपभोग करते हैं। मतलब इनकम 10,000 है पूरी, हम 4,000 का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। हम इनकम 200,000 है, हम 40,000 का उपभोग कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण है। ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये उपभोक्ताओं जैसे व्यक्तिपरक कारकों से भी प्रभावित होती है। ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा मतलब साइकोलॉजिकल, हमारे साइको से, हमारे मन से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। ये उपभोक्ताओं के व्यक्तिपरक कारकों से भी प्रभावित होती है। मतलब जो व्यक्तिगत जो है, जो उपभोक्ता, उसके भी कुछ कारक हैं जैसे हम वो पढ़ चुके हैं वेस्ट में, तो उनसे प्रभावित होती है। अब यहाँ पर देखो, ये एक चीज देख लो, इससे आपको पूरा समझ आ दूंगा कि मामला है तो है क्या। इधर आपको दे रखा है, इनकम दे रखी है। इनकम जो दे रखी है वो किस में दे रखी है? वाई में दे रखी है। इनकम आपको वाई में दे रखी है। इससे पहले आप लोग क्या करो, कंजप्शन जो फंक्शन है ना उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या लिख लो? उपभोग फलन का एक बार फॉर्मूला लिख लो। उपभोग फलन का फॉर्मूला क्या लिखोगे कि सी, ठीक है, ये क्या है? ऑटोनोमस सी, मतलब स्वायत्त जो हो रहा है वो तो है, और प्लस यहां पर लिख लीजिएगा सी वाई, मतलब जो आप उस इनकम के लेवल पे कितना कंज्यूम कर रहे हो, ये उपभोग फलन अपना आ जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे इनकम दे रखी है, ओके, यहां पर आपकी इनकम दे रखी है। इनकम जब 0 है तब आपका जो कंजप्शन है वो कितना है? 40 करोड़ का है। मतलब आप जब इनकम 0 है, मतलब 40 करोड़ रुपए तक का कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। जब पूरी राष्ट्रीय हमारी आय 100 करोड़ हो गई तब 120 करोड़ का हम लोग क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं। ध्यान ये भी दीजिएगा, यहां पर अभी हम 40 करोड़ लॉस में हैं, यहां पर अभी हम लोग 20 करोड़ के लॉस में हैं। अब यहां पर इनकम 200 हुई और हम कंजप्शन भी कितना कर रहे हैं? 200 का कर रहे हैं। मतलब यहां पर मामला ठीक है भैया, ना फायदा ना नुकसान। यहां पर इनकम पूरे देश को 300 की हुई और कंजप्शन 280 का हुआ, मतलब अब हम प्लस 20 करोड़ में हैं, 20 करोड़ हमारे बच रहे हैं। 400 करोड़ इनकम हुई है, 360 करोड़ हमारा खर्चा हो रहा है, मतलब अब हमारे पास 40 करोड़ रुपए बच रहे हैं। 500 करोड़ पूरी राष्ट्र की आय है और 440 करोड़ अब खर्च हो रहे हैं, मतलब 60 करोड़ रुपए अब हमारे पास बचत हैं। 600 करोड़ हमने पूरे देश ने कमाए और 520 खर्च कर दिए हैं, 80 करोड़ हमारे पास क्या है? बचत है। जो फॉर्मूला हमारा कहता है कि y = c + s, तो ये तो आपको c मिल ही रहा है और ये जो आप देख रहे हो वो s है। बचत यहां से होना शुरू हुई है। अब इस वाले आप पर आ जाइए। इधर मैंने दिखाया है, कंजप्शन को दिखाया है, ठीक है, और इधर जो दिखाया गया है इनकम को दिखाया गया। अब ये वाली जो रेखा आपको जाती हुई दिख रही है, ये क्या है? कंजप्शन रेखा है। अब देखो, कंजप्शन जो है, उपभोग है, वो ऊपर से शुरू हो रहा है। क्यों ऊपर से शुरू हो रहा है? क्योंकि जब इनकम 0 थी, इनकम कितनी है? 0 है, पर कंजप्शन यहां से दिखाया है। मतलब जब इनकम 0 है तब भी व्यक्ति इतना तो कंज्यूम कर ही रहा है, मतलब वो खा ही रहा है इतना। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर आ गया। फिर ये वाली जो लाइन है ये इनकम की लाइन है। इनकम 0, फिर उसका 100 करोड़, 200 करोड़, इस प्रकार से। और ये जो 200 करोड़ वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, या ये संतुष्टि का बिंदु यहां पर मान लिया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहां से क्या होता है, ये 200 वाली लाइन देखो, ये वाली, इस वाली लाइन को देखो, 200 200। तो अब यहां से क्या होना शुरू हुआ है? अब हम यहां पर पहले तो माइनस में चल रहे थे, हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा था, पर अब यहां पर अब बिल्कुल ना तो खर्चा ज्यादा है और इनकम भी ठीक है और उपभोग भी उतना ही हो रहा है। तो यहां तक का पोर्शन अगर आप देखते हैं, इस ई से पहले का पोर्शन देखते हो, तो यहां पर क्या है? डिससेविंग है, मतलब बचत नहीं हो रही है। यहां पर बचत नहीं हो रही है। डिससेविंग मतलब बचत नहीं हो रही है, और जो पहले के आपके पास पैसे बचे हुए थे आप उनको क्या करते जा रहे हो? खर्चा करते जा रहे हो। ये डिससेविंग को दर्शा रहा है। इस ई पॉइंट के बाद देखो, कंजप्शन वाली लाइन नीचे है और इनकम वाली लाइन ऊपर है। ये सेविंग वाला इलाका है बेटा।
अब मतलब हमारे पास क्या होने लगी है, सेविंग होने लगी। इस ई पॉइंट से पहले डिससेविंग है, मतलब बचत नहीं हो रही और पहले की बचत को निकाल निकाल कर हम खत्म करते जा रहे हैं। ई के बाद वाला पॉइंट कहता है कि बचत होना शुरू हो गई है। और ई वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट है थर्ड नंबर पे 200 बराबर 200, ये वाला पॉइंट है। इसको हम क्या कहेंगे, उपभोग वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजप्शन कर्व कहेंगे। ये इस बार मैं इस प्रकार से इसलिए लेकर के आया हूं, एक्जेक्टली रीजन क्या है कि जब बनाता हूं तो बार बार में बोर्ड थोड़ा सा परेशान कर देता है और फिर काफी बच्चों को थोड़ी सी लाइन उधर से जाती हुई दिखती है तो लगता है कर्व ऐसा ही बनेगा। तो इसलिए इस बार यहां से ऐसा लेकर के आया हूं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये टेबल देखी और ये वक्र देखा। अब इससे आपने क्या क्या मुख्य चीजें ऑब्जर्व करी है, क्या क्या मुख्य चीजें आपने नोट करी वो देख लेते हैं। इसलिए कहा गया महत्वपूर्ण अवलोकन, मतलब इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन आपने करा है वो देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, उपभोग वक्र का प्रारंभिक बिंदु। बड़े ध्यान से पढ़ते जाइएगा। उपभोग वक्र मतलब उपभोग वक्र का प्रारंभिक बिंदु। उपभोग वक्र मतलब उपभोग का प्रारंभिक बिंदु। तो कंजप्शन का प्रारंभिक बिंदु कहां पर है, यहां पर है। उपभोग वक्र सीसी, देखिए उपभोग वक्र क्या है, सीसी। ये वाला सी पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट यहां पर है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, सीसी कह देंगे। वाई अक्ष पर बिंदु सी से शुरू होता है, ये रहा वाई अक्ष और इस पर बिंदु सी से शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, उपभोग वक्र का प्रारंभिक बिंदु, ये उपभोग वक्र है, इसका प्रारंभिक बिंदु कहां से, वाई अक्ष के सी से शुरू हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय जब शून्य होगी, जब हमारी नेशनल इनकम जीरो होगी, तब भी होने पर भी ओसी की स्वायत्त खपत सी होती है। मतलब इतनी तो खपत होगी ही होगी। ओसी ये जो वाला ये वाला एरिया है इतना, जो कि जनरली अपना 40 करोड़ की खपत दिखा रहा है एज पर टेबल के अनुसार 40 करोड़ की खपत दिखा रहा है। तो उपभोग वक्र का प्रारंभिक बिंदु ऊपर से शुरू होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर स्वायत्त उपभोग होगा। अब सवाल पूछ लिया जा सकता है, उपभोग वक्र में उपभोग जो रेखा है वो क्यों शून्य से शुरू नहीं हो रही है, ऊपर से क्यों शुरू होती है। तो आप वहां पे लिखेंगे क्योंकि जब राष्ट्रीय आय या आय शून्य होती है तब भी व्यक्ति उपभोग तो कुछ ना कुछ तो करता है, जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं या ऑटोनोमस या स्वतंत्र उपभोग कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा, उपभोग वक्र का ढलान देखिए। सीसी में एक सकारात्मक ढलान है जो इंगित करता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है। तो ये देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव है, धनात्मक सकारात्मक है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे क्या हो रहा है, उपभोग भी बढ़ रहा है। हालांकि पूरी बात सुनो भी, ये बात ठीक है, अपन कह रहे हैं ना कि इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है, दैट्स गुड, वेरी गुड। बट उपभोग में आनुपातिक वृद्धि आय में आनुपातिक वृद्धि से कम है। पर उपभोग में जो वृद्धि हो रही है वो आय में वृद्धि की तुलना में कम है। मतलब जितना परसेंटेज हमारी इनकम में चेंज हो रहा है, उपभोग में चेंज हो रहा है, पर उतना परसेंटेज नहीं हो रहा है। मतलब इनकम 20% बढ़ रही है तो उपभोग 5%, 4% उतना बढ़ रहा है पर उतना नहीं जितनी की हमारी इनकम बढ़ रही है। क्योंकि आय का कुछ हिस्सा अब बचा लिया जाता है। अब आय का क्या होता है, कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है। और भारतीयों की तो ये आदत होती है, बचत करने की आदत तो हमारी सदैव से रही है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा बुरे समय के लिए, मुसीबत के दौर के लिए हमें पैसे बचाने चाहिए। इसलिए क्या होता है, जब हम ज्यादा कमाने लग जाते हैं तब हम हमारे खर्चों पे कंट्रोल करते हैं और हम पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब पैसा बचाना शुरू करते हैं तब हमारे पास सेविंग वाले दौर में हम आ जाते हैं। तो दो बातें क्लियर। तीसरी, आय उपभोग से कम है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब आय उपभोग से कम है मतलब ये वाली कंडीशन देखो, यहां पर जो आय है ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट तक आय तो क्या है, नीचे है इनकम की लाइन तो, और उपभोग की लाइन जो है वो ऊपर है। मतलब आय उपभोग से कम है। ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ना, इस वाले इलाके में क्या है, आय उपभोग से कम है। जब आय उपभोग से कम है तो अंतर को अबचत द्वारा कवर किया जाता है, यानी पिछली बचत का उपयोग करके। डिस सेविंग का मतलब क्या है, अबचत। अबचत भी लिख सकते हैं, निर्बचत भी लिख सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इसको आप निर्बचत भी लिख सकते हैं, डिस सेविंग जिसको कहा जाता है। तो अब ये जो आय उपभोग से जब कम होगी, जब हमारे कभी कभार खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है, तो हमारे पास जो पहले की सेविंग्स पड़ी होती है हम उनको निकाल करके इस्तेमाल करते हैं। तो वही यहां पर कहा गया है। और सीओई अबचत का प्रतिनिधित्व करता है। इसको बेटा मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं, ये ट्राइंगल सीओई। तो ये वाला एरिया देखो सीओई, ये आपका क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा, हाँ या ना बोलो, हाँ बना रहा है। सीओई कैसे भी बोल दो चाहे,
COEEOC एक्चुअल में क्या होता है, ये पॉइंट आपका सेंटर में रहेगा। COEEOC जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोल दीजिए। तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है, ये आपका क्या बचत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रही है, डिस सेविंग हो रही है, मतलब पैसे बच नहीं रहे और पुरानी जो बचत है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट है ब्रेकन इवन पॉइंट। वहां पे क्या है, C बराबर Y, मतलब कंजप्शन उपभोग बराबर हमारी इनकम है। तो इनकम जब 200 करोड़ थी तब उपभोग भी हमारा क्या हो गया था, 200 करोड़ हो गया था। आय के OM स्तर पर जैसा कि बिंदु E दर्शाया गया है, खपत आय मतलब जो कंजप्शन किया गया है, कंजप्शन वाली जो इनकम के बराबर हो जाती है। खपत मतलब कंजप्शन और आय मतलब इनकम, तो उपभोग और आय बराबर हो जाती है और बचत हमारी शून्य हो जाती है। मतलब ना तो पैसा बच रहा है और ना बचा हुआ पैसा खर्च हो रहा है। तो इस बिंदु E को हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जानेंगे। तो यहां पर ये OM वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है OM वाला है, यहां पर E पॉइंट आ रहा है और यहां पर हमारी ना तो बचत हो रही है और ना पुरानी बचत खर्च हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां पर हमारा उपभोग बराबर इनकम हो जाएगा। अब MCQ में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं, आप कहोगे जब उपभोग बराबर आय हो जाए उसको कहेंगे, जहां पर बचत भी ना हो और निर्बचत भी ना हो उसको कहेंगे। जहां पर यह भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से स्तर पर C बराबर Y होता है, तो आप कहोगे ब्रेक इवन पॉइंट पर होता है। अब देखो आय उपभोग से अधिक। अब आपने देखा, पहली बात तो आपने क्या देखी कि ये CC का जो है कंजप्शन कर्व है वो यहां से स्टार्ट क्यों हो रहा है, पहला बात। दूसरा इसका ढाल देखा। तीसरा क्या देखा, जब आपके पास जो है उपभोग आय की तुलना में ज्यादा है तो ये वाला एरिया अपन ने कवर कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट देखा। अब ये देखो जब आय हमारी उपभोग से अधिक है, मतलब अब हमारी इनकम ज्यादा है और कंजप्शन जो है कम है। बिंदु E के दाएं मतलब इस साइड में देखो, आय उपभोग से अधिक है। अब यहां पर क्या है, इनकम ज्यादा है और कंजप्शन हमारा कम है, तो आय की अधिकता से बचत होगी। अब जब हमारे पास आय ज्यादा है तो मतलब हमारे पास बचत होगी। बिंदु E के बाद 45 डिग्री लाइन और CC लाइन के बीच का अंतर सकारात्मक बचत को दर्शाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं किसको दर्शा रहा है, बचत को दर्शा रहा है कि साहब हमारे पास बचत हो रही है। 45 डिग्री रेखा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंगित करती है कि उपभोग व्यय आय के स्तर के बराबर है, उससे अधिक है या उससे कम है। तो 45 डिग्री की जो रेखा है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शा रही है कि आय का जो स्तर है वो बराबर होगा, अधिक होगा या उससे कम होगा। ठीक है, ये जो 45 डिग्री मतलब ये जो इनकम वाली जो लाइन है वो ये दर्शाती है कि उपभोग उसके बराबर है, कम है, क्या है सब। चलिए अब हम आ जाते हैं उपभोग के केनीसियन मनोवैज्ञानिक नियम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है केनीसियन, मतलब जो जेमकिंस थे उनका साइकोलॉजिकल लॉ है, किस चीज का, उपभोग का। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन बाय जेएमकिंस, या फिर जेएमकिंस को केनीसियन दिया जाता है, ये नियम है। ठीक है, तो जेएमकिंस, जॉन मैनॉर्ड किन्स, जिन्हों की 1936 में किताब आई थी, उनका ही ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पर आधारित ये जो है उपभोग संबंध नियम दिया हुआ है। अब ये क्या कहते हैं, उपभोग फलन किन्स के उपभोग के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। ये जो उपभोग फलन आप पढ़ रहे थे अभी तक, कंजप्शन फंक्शन जो आप पढ़ रहे थे, ये किस पर आधारित है, जो किन्स है, जेएम किन्स है, उनका मनोवैज्ञानिक नियम है उस पर आधारित है। अब इनका ये कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, राष्ट्रीय आय के शून्य स्तर पर भी न्यूनतम उपभोग होता है। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय जब शून्य होगी तब भी उपभोग होगा, जिसे स्वायत्त उपभोग ऑटोनोमस कंजप्शन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए उपभोग की आवश्यकता होती है। तो इंसान जीवित रहेगा तो कुछ ना कुछ तो उपभोग करेगा, चाहे इनकम कमा रहा हो या ना कमा रहा हो। दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, इनकम बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा। तीसरा बात क्या कही कि उपभोग में वृद्धि की तुलना में आय में अधिक अनुपात में बढ़ेगा, मतलब इनकम जो है वो ज्यादा बढ़ेगी और कंजप्शन कम रेट से बढ़ेगा, कम दर से बढ़ेगा। ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। अब यहां पर एक बात को और फोकस कर लीजिएगा, अलर्ट जारी कर देता हूं कि उपभोग को उपभोग फलन के साथ भ्रमित ना करें। आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उपभोग और उपभोग फलन एक ही समझ लेते हैं। कभी कभार उपभोग फलन की डेफिनेशन लिखनी होती है, उपभोग लिख करके छोड़ देते हैं कि गुरुदेव को लगेगा कि उपभोग फलन लिखा है। कभी कभार उपभोग फलन लिखना होता है, उपभोग लिख करके छोड़ देते हैं। कभी कभार उपभोग में उपभोग फलन भी जोड़ देते हैं। दोनों अलग अलग मामला है, समझो क्या क्या है। उपभोग से तात्पर्य है आय की उस राशि से है जो आय के दिए गए स्तर पर वस्तु और सेवाओं की खरीद पर खर्च की जाती है। मतलब उपभोग तो क्या है कि हमारे पास जो आय दी हुई है उससे हम कितना वस्तु और सेवाओं पर खर्च
की जाती है वो उपभोग है। उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन क्या है? आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय को दर्शाने वाली अनुसूची को संदर्भित करता है। जो टेबल अभी आप लोगों ने पढ़ी उसमें देखा कि अलग अलग आय के स्तर पर हम अलग अलग उपभोग कर रहे हैं, मतलब हमारी जब इनकम ये है एक्स है तब हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वाई है तब क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सी है तब क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो अलग अलग इनकम पर हमारा अलग अलग जो कंजप्शन है उसको दर्शाता है, संबंध दर्शा रहा है, ये उपभोग फलन है। तो कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन में भी डिफरेंस आपको बता दिया, एग्रीगेट डिमांड मार्केट डिमांड में भी डिफरेंस बता दिया, स्टॉक एंड फ्लो में भी डिफरेंस बता दिया। तो मैं ये पूछता हूं मेरे बच्चों कि अब 100 आउट ऑफ 100 आएंगे या नहीं आएंगे? अपना जो स्लोगन है 0% डाउट 100% मार्क्स पूरा होगा या नहीं होगा? आज कमेंट बॉक्स में आपसे यही सवाल है। और इसी के साथ आज अपना जो लेक्चर है वो एंड होता है। आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको टेलीग्राम चैनल का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं मनीष सर आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।